हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिक नॉलेज सिस्टम में हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ शास्त्र स्टार्ट करा था। तो दो ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिए हैं, वेदांग शास्त्र एंड दर्शन शास्त्र। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसको हम थोड़ी फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं इन डिटेल। आप प्लीज़ यहाँ पे साइड में आई बटन आएगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में जाकर वो पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा बेस पार्ट है, वो देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको आइडिया आ जाएगा। तो वेदांग शास्त्र हमने देखा था, जहाँ पे हमने 6 वेदांग्स है उनको हमने कवर करा था, इन डिटेल कवर करा था। तो जिसमें शिक्षा का मतलब है ध्वनि विज्ञान, कल्प का मतलब है अनुष्ठान सिद्धांत से रिलेटेड है, व्याकरण किसके साथ कनेक्टेड है, ग्रामर के साथ, निरुक्ता है वो व्याख्या के साथ, एंड छंद है वो वैदिक मीटर है, एंड ज्योतिष तो हमें पता ही एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। तो जो 6 वेदांग है उनको हमने इन डिटेल कवर करा था, जिसमें शिक्षा एंड छंद वो क्या हमें बताते हैं कि प्रोनाउंसिंग रेसिस्टिंग वैदिक मंत्र करेक्टली। तो जो वैदिक मंत्र दिए गए हैं, जो मंत्र उनको सही मायने में किस उच्चारण के साथ हमने उसको प्रोनाउंस करना है वो दिखाते हैं। एंड व्याकरण और निरुक्ता हमें क्या दिखाती है कि उनका अर्थ समझाती है। एंड ज्योतिष और कल्प हमें यज्ञ संस्कार और अनुष्ठान कर उपयुक्त समय दिखाते हैं। ठीक है, कि हम करते हैं ना कोई काम ज्योतिष विद्या को देखकर, मतलब कि हमने कोई हवन करना है तो टाइम टेबल के अनुसार हम करते हैं, तो वो यहाँ पे ही होगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट देखा था पॉइंट कि जो हमारे ये वेदांग है वो हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छंद है वो लेग्स के साथ, कल्प है वो हैंड, ज्योतिष आइज के साथ, निरुक्ता ईयर्स, शिक्षा नोज, एंड व्याकरण फेस के साथ कनेक्टेड है। इन डिटेल मैंने कवर करवा लिया है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। दर्शन शास्त्र में हमने देखे कि 6 फिलोसफी हमने देखी, जिसमें ऑर्थोडॉक्स ब्रांच एंड अनऑर्थोडॉक्स ब्रांच को भी हमने देखा। ऑर्थोडॉक्स मतलब को क्या कि जो वेदों को मानते हैं, मतलब आस्तिक लोग हैं, वो ऑर्थोडॉक्स में आएंगे। एंड अनऑर्थोडॉक्स कौन होंगे, जो अपना नया ब्रांच, नई फिलोसॉफी उन्होंने प्रदान करी है, जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है या चरवाक से। तो वो कौन से हैं कि जो वेदों को नहीं मानते, उन्होंने खुद अपनी न्यू फिलोसॉफी प्रदान करी है। तो जो 6 फिलोसॉफी कौन कौन सी है, पूर्व मीमांसा जो किसने दी थी, ऋषि जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा या वेदांत किसने दिया था, भद्रयान या तो शंकरा ने। एंड न्याय किसने दिया था, गौतम ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशेषिका कन्नड़ ने, सांख्य कपिला ने दिया था, एंड योग तो पता ही हमें पतंजलि ने दिया था। इन डिटेल अच्छे से मैंने कवर करवाया है, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और हमने न्याय में क्या देखा था, रूल। न्याय मतलब क्या, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ से मतलब मिल रहा है, कि हम बोलते हैं ना स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में न्याय सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें न्याय किस तरह से मिलेगा, कि हमें जो किस तरह से न्याय मिल सकता है, प्रत्यक्ष रूप से न्याय मिल सकता है, मतलब परसेप्शन, हमने जो आंखों दिखी घटना है हमने देखी समझी और उसके अनुसार हमने कुछ चीज़ करी, तो वो प्रत्यक्ष से। फिर अनुमान लगा के हमें मिल सकता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आसमान में बादल है, तो हम क्या अनुमान लगा रहे हैं कि अभी बारिश होगी, और थोड़ी देर बाद क्या हुई, बारिश हो गई। तो अनुमान से हमें नॉलेज मिली, न्याय मिला कि हाँ बारिश होगी। फिर है उपमाना, मतलब कंपैरिजन करके भी हमें मिलता है न्याय या नॉलेज मिलती है। किस तरह से, अगर कोई पर्सन हमें याद नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं ना, कि यार वो इतना लंबा है, उसके बाल इस तरह के हैं, उसके आंखें इस तरह की है, तो हम उस पर्सन को किसी और के साथ कंपैरिजन करके डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उससे भी उनको नॉलेज मिल रही है। फिर है शब्द, बोल के हमें मिलती है नॉलेज, तो उसमें भी 2 होगी, जो भगवान ने बोली है, मतलब क्या हमारे वेदों में लिखी हुई बात है, और जो वो लोग यहाँ पे अभी ऋषि मुनि या अभी जो कथा वगैरह कर रहे हैं वो लोग, तो वो कुछ बोल रहे हैं, तो उनसे भी नॉलेज मिलती है। तो दोनों टाइप में है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ट्रस्टवर्दी होगी, जो वेदों में, मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, ना कि किसी बंदा कोई बोल रहा है उसी बात से ज़्यादा। तो न्याय ने हमने देखा, फिर वैशेषिका कन्नड़ ने दिया था, जहाँ पे 5 अर्थ एलिमेंट्स की बात करी थी। फिर हुई सांख्य जो कपिला ने दिया था, जहाँ पे पुरुष एंड प्रकृति की बात हुई थी। फिर योग, जहाँ पे पतंजलि, जहाँ पे हमने सब देखा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान एंड समाधि तक की बातें हमने देखी यहाँ पे। तो अभी हमारा जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं, जो मैंने फटाफट रिवाइज करवाने की कोशिश करी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे उपवेद में, हिंदुइज्म द टर्म उपवेद और उपवेद रेफर टू द ट्रेडिशनल साइंस और टेक्निकल लिटरेचर विच हैव नो कनेक्शन वेदर विथ द श्रुति और रिवील्ड वेद।
जहाँ पे क्या होगा, हिंदू धर्म में उपवेद या उपवेद शब्द का तात्पर्य पारंपरिक विज्ञान या तकनीकी साहित्य से है जिसका श्रुति या प्रकट वेद से कोई संबंध नहीं है। उपवेद को हमने जो आके देखा था, श्रुति या स्मृति के साथ कुछ कनेक्टेड नहीं है ये, जहाँ पे उन्होंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप्स में उसको डिस्क्राइब करा हुआ है उपवेद को। धनुर्वेद, गांधर्वेद, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र एंड स्थापत्य शास्त्र। तो एक एक करके अच्छे से देखेंगे। धनुर्वेद में किस की बात हुई होगी, वॉर से रिलेटेड बातें हुई है, जो किस वेद के साथ कनेक्टेड है, यजुर्वेद के साथ। गांधर्वेद कौन से साथ, गांधर्वेद में किस चीज़ की बात हुई होगी, एस्थेटिक चीज़ों की बात हुई होती है, सुंदरता की बात हुई है, म्यूज़िक की बात हुई है, डांस, पोएट्री, स्कल्पचर की बातें हुई है, जो किसके साथ कनेक्ट है, सामवेद के साथ। आयुर्वेद में किस चीज़ की बात हुई है, हेल्थ एंड लाइफ की बात, जो अथर्ववेद में लिखी हुई है। और अर्थशास्त्र में किसकी बात हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस तरह से हमने चीज़ों के इकोनॉमी को किस तरह से पॉलिटी की बात हुई है, जहाँ पे वो अथर्ववेद में लिखा हुआ है। एंड स्थापत्य शास्त्र है, वो इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, जहाँ पे यजुर्वेद के साथ कनेक्टेड है। तो कौन सी चीज़ किस वेद के साथ जुड़ी हुई है वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप अच्छे से थोड़ा वीडियो को पॉज करके अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगी, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, मे बी आपको लिखना भी इंग्लिश में होगा, MCQ भी इंग्लिश में आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा हिंदी में भी हो ना तो थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे फील होगा। तो एक एक करके अच्छे से देखते हैं। आयुर्वेद, तो आयुर्वेद इज़ रिलेटेड टू द सीक्रेट ऑफ द लॉन्गेविटी एंड मेडिसिन टू द क्योर डिसीज़। तो ठीक है कि आयुर्वेद किसके साथ कनेक्टेड है, दीर्घायु के साथ कनेक्टेड है, जो रोगों को दूर करने से वाली औषधियों के साथ कनेक्टेड है। किसी भी शास्त्र को दो भाग होते हैं, सिद्धांत एंड एक होता है कर्मयोग। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि एक होगी क्या, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, एक होगी कर्म की बात। सिद्धांत में सब थियोरिकल एस्पेक्ट्स लिखे हुए होंगे, जो बेसिक रूल्स उसमें लिखे हुए होंगे, एंड कर्म भाग में होगी प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चीज़ें होगी वहाँ पे, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ दोज रूल्स। तो द ओरिजिनेटर ऑफ आयुर्वेद इज सपोज टू बी धन्वंतरी। तो धन्वंतरी को आयुर्वेद का जो प्रणेता कहा जाता है। ट्रेजरर फॉर ड्यूइंग, समुद्र मंथन के समय वो धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। अपार्ट फ्रॉम हिम द अदर प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ द ऐत्रेय, कश्यप, हरित, अग्निवेश एंड द बेंदुआ मुनि। ठीक है, तो और धन्वंतरी के अलावा भी ये सब जो मुनि हैं, ठीक है, वो सब ऐत्रेय है, कश्यप, हरित, अग्निवेश और वेद मुनि जी, तो वो भी उनके आयुर्वेद के साथ कनेक्टेड है। वर्तमान में आयुर्वेद को 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदयम। इस तीनों पुस्तकों का सामूहिक रूप से बृहत्ययी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है अच्छे से कि तीनों पुस्तकों के समन्वय में बृहत्ययी कहा जाता है। ठीक है, एंड पतंजलि इज ऑल्सो ऑथोराइड टेक्स्ट ऑफ द आयुर्वेद। तो पतंजलि को भी अच्छा माना जाता है, एक आयुर्वेद का ग्रंथ लिखे वहाँ पे। फिर है धनुर्वेद। This Upved explains the civil and military defense, war and politics. Starting from these Samhitas and Brahmans, there is a mention of these Shastra terms of battlefield instruments such as Asti, Vajri, Satsangi, which give evidence of their usage in the Vedic times. ठीक है, तो अलग अलग टाइप के अस्त्र शस्त्र थे तब के टाइम में। अष्टि है, वज्र है, शतग्नि है। तो जो वैदिक काल में जो ये सब शस्त्र होके गए उनको यहाँ पे मेंशन करा गया है। बाद में रामायण और महाभारत में भी इस विज्ञान और कला को काफ़ी प्रकाश डाला गया था, खास करके युद्धों में। इस शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई, जैसे कि श्रुति, स्मृति और पुराणों में दिया गया है। ऋग्वेद के सूक्त 9.112 में धनुष चलाने वाले महान योद्धा के रूप में इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र की स्तुति के अलावा धनुष और बाण बनाने की कला का भी वर्णन किया गया है। तो किस वेद में लिखा गया है, तो ऋग्वेद में लिखा गया है, जहाँ पे जो महान योद्धा थे, ठीक है, इंद्रदेव की बात हुई है, वरुण की बात हुई है, अग्निदेव की, रुद्रदेव की सभी स्तुति लिखी हुई है वहाँ पे। और उनके अलावा धनुष कैसे चलाते हैं, बाण की कला को भी वहाँ पे वर्णन करा गया है। धनुर्वेद की सबसे प्राचीन पुस्तक उपलब्ध नहीं है, अभी भी उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ हमें वो भी ध्यान रखना है। बट सम ऑफ द नॉन बुक्स आर धनुर्विधि, द्रोणविद्या, कौंडण्य मंदनम एंड धनुर्वेदा संहिता, ये उपलब्ध है। ठीक है, थोड़ा वो हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेशन रह गया है।
फिर है गांधर्वेद। तो गांधर्वेद इज साइंस ऑफ द म्यूजिक डिराइव फ्रॉम द सामवेद एज एविडेंस बाय द लिस्ट ऑफ प्रवक्ता एंड सीन सामवेद अनुक्रमणिकास। ठीक है, तो सामवेद की जो अनुक्रमणिका है मतलब कि इंडेक्स में लिखा हुआ है कि गांधर्वेद में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है, साइंस ऑफ म्यूजिक एंड दी कौन सी चीज़ और है, संगीत के बारे में वहाँ पे लिखा गया है। रामायण राणायनी से लेकर जैमिनी तक 13 ऋषियों ने भारतवर्ष में गंधर्व विद्या दी है, जिसे बाद में महर्षि जैमिनी ने और उनके शिष्यों ने विकसित किया। तो कौन कौन से सबसे ज़्यादा किसने उसमें विकसित करने में हेल्प की, तो ऋषि जैमिनी ने और राणायनी ने स्टार्टिंग उनसे की थी। यह प्राचीन वेद गण विद्या का मूल था, जिसने संगीत में स्वर दिए और शास्त्रीय संगीत परंपरा के रूप में फैला, जैसे कि नारद शिक्षा से स्पष्ट है। तो नारद शिक्षा यहाँ पे मेन है। ठीक है, तो नारद मुनि है ना, उन्होंने जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो ट्रेडिशन स्टार्ट करा था, वहाँ की ये बात हुई है। फिर है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे सभी यही है टॉपिक्स डील विथ इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, रेस्ट्रेन ऑफ द सेंस ऑफ ऑर्गन्स, क्रिएशन ऑफ काउंसलर्स एंड प्रेसेस, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पाइस मिनिस्टर्स, ड्यूटीज ऑफ द राजा एंड महाराजा। तो राजा महाराजा की किस तरह से ड्यूटी होंगी, उनको किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे अर्थशास्त्र में मेंशन है कि उनको किस तरह से रक्षा करनी है, उनका क्या क्या कर्तव्य है, और उनके भूमि का विभाजन किस तरह से होगा, गाँवों का गठन किस तरह से होगा, और राजकोष में क्या होगा, कृषि किस तरह से करनी है, वर्णोपजन मतलब कि किस तरह से जो जंगल है उनको किस तरह से बनाना है, जहाज़ किस तरह से, रथ कैसे बनाना है, कानूनी विवादों से किस तरह से समाधान करना है। इन शॉर्ट सभी चीज़ों का यहाँ पे आक्रमण, सेना, रणनीति, मानहानि या युद्ध हो, सट्टेबाजी है, नियम है, सभी चीज़ें, कानून एंड नीतियाँ यहाँ पे शामिल है, और उसको दंड अगर किसी को देना है वो भी किस तरह से देना, ये सभी अर्थशास्त्र में मेंशन है। फिर है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। इट्स डील विद द आर्किटेक्चर एंड द वेरियस आर्ट्स, जहाँ पे 64 कला की 64 कलास की बात है, जहाँ पे क्या बताया गया है। अब 64 कलाओं में से एक माना जाता है वाला शिल्प शास्त्र मूल रूप से जलाशयों, विश्राम गृहों और मंदिरों आदि सहित वास्तुशिल्प स्थलों से संबंधित है। तो 64 कलाओं में से एक कला है शिल्प कला। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ है, जलाशय किस तरह से बनाने हैं, विश्राम गृह किस तरह से बनाने हैं, मंदिर का किस तरह से निर्माण करना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। शुक्र नीति के अनुसार कई कलाएं हैं, लेकिन 64 कला को अधिकतम प्रमुख माना जाता है। आमतौर पर वास्तु के नाम से जाना जाने वाला ये शास्त्र स्वस्थ पृथ्वी और स्थानिक ऊर्जाओं को लाने के लिए संरचनाओं का सही डिज़ाइन दिखाता है। योग, मंदिर, आश्रमों और ध्यान कक्षों के उन्मुखीकरण के लिए वास्तु का उपयोग करा जाता है। तो वास्तुकला का भी कहाँ यूज़ हो रहा है वो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एंड शिल्प अथवा स्थापत्य कला को भी हमारे 64 कलाओं में एक का माना गया है। फिर है धर्मशास्त्र, फोर्थ हुआ वो वेद हमने खत्म कर लिए, अभी है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र संस्कृत पुराणिक स्मृतिज टेक्स्ट ऑन लॉ एंड कंडक्ट एंड रेफर टू द ट्रीटीज ऑफ द धर्म। अनलाइक धर्मशास्त्र विच आर बेस्ड अपॉन द वेद, दिस टेक्स्ट आर मेनली बेस्ड ऑन द पुराण्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेंशन है, धर्मशास्त्र में कानून और आचरण पर, सांस्कृतिक पौराणिक स्मृति ग्रंथ और धर्म ग्रंथ पर संदर्भित करते हैं। धर्मशास्त्र के विपरीत जो वेदों पर आधारित है, ये ग्रंथ मुख्य रूप से पुराणों पर आधारित है। तो धर्मशास्त्र के जो वेदों पे आधारित है उससे ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे ये पुराणों पे आधारित है। हमने जो आगे देखा अर्थशास्त्र से कनेक्टेड था, वहाँ पे भी थोड़ी धर्म की बातें हुई थी, लेकिन ये पुराणों पे आधारित है धर्मशास्त्र। फिर है कि मनुस्मृति, हिंदू धर्म की धर्मशास्त्र पाठ्य परंपरा का सबसे अधिक अध्ययन किया गया और सबसे पारंपरिक छंदात्मक कार्य है। तो मनुस्मृति धर्मशास्त्र के साथ कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना है। म्यांमार और थाईलैंड के मध्यकालीन युग के बौद्ध कानूनों का श्रेय भी मनु को दिया जाता है, और इस ग्रंथ को ने कंबोडिया और इंडोनेशिया ने भी पिछले हिंदू राज्यों को प्रभावित किया है। तो हम देख ही रहे हैं, हमने देखा कि IKS को क्यों इंट्रोड्यूस करा गया। देखिए कि हमारा जो पहले का भारत था, ठीक है, तो वहाँ पे
बाकी के देशों पे कितना प्रभाव था हम देख ही रहे हैं। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते भी हमने देखा कि हम कहाँ पहुँच गए, थाईलैंड पहुँच गए, म्यांमार पहुँच गए, इंडोनेशिया, कंबोडिया पहुँच गए। तो यहाँ के लोग भी हमारे शास्त्रों से प्रभावित थे। ठीक है, फिर है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि ज्योतिष शास्त्र ट्रीट ऑन द ज्योतिष इज टेक्स्ट फ्रॉम द क्लासिकल बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन द टॉपिक ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी नॉन एज ज्योतिष डेटिंग टू द मिडिवल पीरियड ऑफ द क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर रफली द 3rd और 19th सेंचुरी सी। तो यहाँ पे कौन सी बातें हुई है कि हिंदू ज्योतिष विषय पर साहित्य के एक शास्त्रीय नियकार के एक पाठ है जिसे ज्योतिष के रूप में जाना जाता है, और शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के मध्यकालीन जिसमें लगभग 3री और 9वीं शताब्दी का है। किस ऋषि ने दिया था? ऋषि पराशर का जन्म कुरुक्षेत्र के युद्ध से कुछ साल पहले हुआ था और उन्होंने 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके पुत्र वेद व्यास ने महाभारत लिखी संभवतः 3041 ईसा पूर्व से और 3101 ईसा पूर्व के बीच। ज्योतिष शास्त्र पर पहली पुस्तक जो हमें मिलती है वो ऋषि पराशरा द्वारा लिखी गई बृहद पराशरी होरा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। महर्षि पराशरा का एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र या वैदिक ज्योतिषा का जनक माना जाता है। तो महर्षि पराशरा, तो ये भी हमें नाम याद रखना है। कुछ ऋषियों के नाम मैं बता ही रही हूँ आपको कि हमने बहुत सीरियल मूवी वगैरह में देखा होगा, लेकिन कुछ ऋषियों के तो नाम हमें पता ही नहीं होते। ठीक है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है जिसकी मदद से हम अपने हमारे पूर्वजों को हम इस तरह से याद ही कर रहे हैं। उन्हें विष्णु पुराण के लेखक के रूप पे भी माना जाता है। तो ये विष्णु पुराण के लेखक के तौर पे भी महर्षि पराशर को भी माना जाता है। फिर है मैथमेटिकल शास्त्र। Indic mathematical emerged in the Indian subcontinent from the 1200 BCE until the end of the 18th century. In the classical period of Indian mathematics, important contributions were made by the scholars like Aryabhat, Brahmagupta, Bhaskaral, Varshmira and the Madhava. The decimal number system in use today was first recorded in Indian mathematics. तो हमने देखा ही है, हम सबसे ज़्यादा हमने पता है कि ज़ीरो की खोज के लिए भारत सबसे ज़्यादा गर्व कर रहा है, अभी भी कर रहा है। भारतीय गणित 1200 ईसा पूर्व के 18वीं सदी के अंत तक भारतीय उपमध्य द्वीप में उभरा है। भारतीय गणित की शास्त्रीय कला 400 ई से 1200 ई में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय, वराहमिहिर और माधव जैसे विज्ञानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज प्रयोग में आने वाली दशमलव संख्या प्रणाली पहली बार भारतीय गणित में दर्ज की गई थी। भारतीय गणितज्ञों ने संख्या के रूप में शून्य की अवधारणा, ऋणात्मक संख्याओं, अंकगणित और बीजगणित के अध्ययन में शुरुआत से योगदान दिया है। इसके अलावा भारत में त्रिकोणमिति और आगे बढ़ाए गए, विशेष रूप से साइन और क्रॉस साइन की आधुनिक परिभाषाएं वहीं विकसित की गई। इन गणित अवधारणाओं के मध्य पूर्व, चीन और यूरोप में प्रसारित किया गया और आगे के विकास को जन्म दिया और अब गणित की कई क्षेत्रों में नींव बनाते हैं। तो हमने सिर्फ ज़ीरो नहीं दिया, इतनी सारी चीज़ों का हमारे यहाँ से योगदान गया हुआ है। तो हम अभी भी इतने नहीं बाहर के लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है, चीज़ें, एंड देन वो चीज़ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करके हमें सिखाए। हमने ही तो उनको कुछ दिया हुआ है, तो हमने वहाँ से प्राउड फील करना है कि हमारे यहाँ से लोग सीख के गए हैं, ठीक है, और फिर से हमने उस चीज़ को प्राउडली लेना है और अपनी नॉलेज को एनहांस करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, शास्त्र हमने क्यों सीखना है? कल्चरल हेरिटेज बढ़ाने के लिए, एजुकेशनल लर्निंग के लिए, एथिकल मोरल फ्रेमवर्क, एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कंटिन्यूटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ। तो क्या है, सांस्कृतिक विकास विरासत है हमारी। ठीक है, हमारी जो चीज़ें ले गए हैं लोग, उनको तो हम वापस अभी नहीं ले आ सकते, लेकिन हमारे पास अभी जो है चीज़ें उनको तो हम गर्व करें। शिक्षा और सीखना में सबसे ज़्यादा शास्त्र इम्पॉर्टेंट है। हम अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हम भूल रहे थे, लेकिन फिर से हमारे ये नॉलेज में आई तो बहुत अच्छी बात है। नैतिकता ढांचा, गुरु शिष्य का जो संबंध था वो पहले ज़माने में कैसा था और
आज क्या हो गया है। तो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी मदद से हम फिर से वो चीज़ें उजागर कर पाएंगे। ज्ञान की उन्नति के लिए हमारे पास कितना ज्ञान है वो हमें फिर से पता चलेगा। परंपरा और निरंतरता के लिए, ठीक है, कि हमारी परंपरा जो पुरानी थी, हम जो वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं, हमें फिर से हमारे जो नींव है वहाँ पे पीछे जाना होगा, हमारी जड़ों के साथ जुड़े रहना होगा। फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है, हमारी नॉलेज एनहांस हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करें। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी है। संक्षिप्त में, शास्त्र संस्कृति और समाजों के संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, जो समय के साथ शिक्षा, मार्गदर्शन और ज्ञान के संरक्षण के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।